नमस्कार। स्वागत है आप सभी का सब लोकतंत्र पर। और आज हमारे साथ, जैसा कि आप देख सकते हैं, आज की ताजा खबर से गर्वित भाई हैं और सरदार रवि रंजन जी हैं हमारे साथ, जो झटका आंदोलन के एक प्रखर नाम हैं। आप सभी इन लोगों से परिचित हैं और इन लोगों के कार्यों से भी परिचित हैं। तो सबसे पहले आप दोनों का स्वागत। थैंक यू सो मच। सरदार रवि रंजन जी से आज हम विशेषकर जुड़े हैं क्योंकि जो मुद्दा आज हम उठाने जा रहे हैं, झटका, हलालोनॉमिक्स, हलाल इकोनॉमी, हलाल इकोसिस्टम, ये ऐसे नाम हैं जो हम सुनते तो बहुत दिनों से आ रहे हैं, लेकिन क्या हम इनका मतलब जानते हैं और क्या इनका महत्व हम पहचानते हैं? तो वो महत्व आज हम समझें, इसका खतरा कितना बड़ा है वो समझें। ये समझने के लिए आज ये महान भाव हमारे साथ जुड़े हैं और इसी विषय पर हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम इस पर एक जो अभी ब्रेकिंग न्यूज, जो समाचार मिल रहा है, जो आपको अधिक मीडिया में नहीं सुनाई देगा, और क्यों नहीं सुनाई देगा उसके बारे में भी आप सोच सकते हैं। तो वो एक समाचार है कि एक अथॉरिटी है जो कि भारत से जो एक्सपोर्ट होता है, एनिमल का जो एक्सपोर्ट होता है, उसके बारे में, जो लाइव स्टॉक एक्सपोर्ट होता है, उसके डेवलपमेंट की एक अथॉरिटी है, उसने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है कि भारत से जो अब एनिमल लाइव स्टॉक एक्सपोर्ट होगा वो हलाल होना अनिवार्य नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। इसके क्या मायने हैं, क्या मतलब है, कितना बड़ा इसका सिग्निफिकेंस है, आइए रवि रंजन जी से जानते हैं। पहले तो आपका धन्यवाद। और आज एक बहुत सुखद समाचार मिल रहा है जी। एपेडा जो हमारे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्सपोर्टिंग की एक सिंगल विंडो सिस्टम है, जो एक क्लियरेंस देती है जी, उसने वर्षों से एक अपना क्लॉज लगा रखा था, कंडीशन लगा रखी थी कि भारत से जो भी मीट एक्सपोर्ट होगा वो हलाल सर्टिफाइड होना चाहिए जी, अगेंस्ट द नेचुरल लॉ है जी, और अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन जी। इसका अर्थ यह है, देखिए, कुछ राष्ट्र ऐसे हैं जिनकी ये मांग होती है कि हम हलाल ही इंपोर्ट करें, चाहे वो मीट हो चाहे कुछ हो जी। वहां पे ये बड़ी स्पष्ट सी बात है, मगर एपेटा ने जो करा हुआ था वो ये करा था कि इन्होंने अपनी तरफ से एक कंडीशन लगाई हुई थी कि जो भी मीट एक्सपोर्ट होगा वो हलाल सर्टिफाइड जी। वेयरएस भारत का बहुत सारा मीट चाइना में, जापान में यूज होता है जी, जो वियतनाम के थ्रू भी जाता है, और अबाउट 1/3 ऑफ द मीट एक्सपोर्ट जो है वो वियतनाम के थ्रू, ये छोटे कंट्रीज के थ्रू जाता है जी। उन्होंने कोई कंडीशन नहीं लगाई हुई थी कि हमें हलाल चाहिए या झटका चाहिए, पर भारत सरकार की एक एजेंसी जब कंडीशन लगा देती है तो उसका मतलब ये हो गया कि जो झटका इकोसिस्टम है, जो झटका इकोनॉमी है जी, वो तबाह और बर्बाद हो रही थी इस एक एपेडा के क्लॉज की वजह से जी। रही से कोई मुस्लिम कंट्री है, कुवैत है, तो उसको अगर वहां पे कंडीशन है तो वो जो एक्सपोर्टर है भारत से और वहां की जो इंपोर्टर है, ये उनके बीच का मामला है जी। तो वहां पे तो समझ आती है कि वो मजबूरी है और वो खुद ही वो करेगा अगर उसको एक्सपोर्ट करना है। मगर जो एपेडा का एक ये था जी, ये एक बहुत गलत स्टेप था और ये हटाया गया है, या अभी नोटिफिकेशन आने में, कुछ चीजों में उसको इम्प्लीमेंट होने में समय लगेगा, मगर ये एक बहुत अच्छी शुरुआत हुई है जी। और ये इस तरह के शुभ समाचार अभी हमें वर्षों की मेहनत के बाद मिलने शुरू हुए जी। अगर हम इसमें इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से हट के थोड़ा रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू में आए तो जहां तक मेरी जानकारी कहती है वो ये कहती है कि एक कम्युनिटी ऐसी है जिसको हलाल खाना अनिवार्य है, लेकिन एक कम्युनिटी ऐसी है, या फिर कहें सिख कम्युनिटी ऐसी है जो झटका ही खाना अनिवार्य है, उनको हलाल बैन है।
तो उस केस में इस तरीके का जो भारत में जो गवर्नमेंट ने बैन लगा रखा था या इस तरीके के जो वो चीज थी, तो उसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, एक यहाँ पे एक बड़ा भ्रामक शब्द भारत में आ चुका है, माइनॉरिटीज। या आप ऐसे कहिए कि मैं एक शब्द इस्तेमाल करता हूं, रोगी, मरीज जी? अब दो मरीज हैं, दोनों की अलग अलग रोग है, तो उनकी दवा भी अलग अलग होगी। जो मुस्लिम है, अगर हम रिलीजियस मिनोरिटीज पे बात करें तो वो एक मिनोरिटी है, हालांकि वो कितनी मिनोरिटी है और वो मेजोरिटी की तरफ किस तेजी से बढ़ रहा है वो एक अलग विषय है। जी, ठीक है, वो एक एक्सपेंडिंग मिनोरिटी है जो मेजोरिटी को ओवरटेक कर रहे हैं बहुत जल्दी अगर कोई स्टेप नहीं किया। और दूसरी वो माइनॉरिटीज हैं, अगर हम रिलीजियस, पहली बात तो रिलीजियस मिनोरिटी ही मिनोरिटी नहीं है, लिंग्विस्टिक मिनोरिटीज है, कल्चरल मिनोरिटीज, बहुत तरह की मिनोरिटीज। अब ये मिनोरिटी शब्द में जो करा गया कि मिनोरिटीज के लिए, तो अगर मिनोरिटीज में जो रियल मिनोरिटी है 2%, आधा परसेंट, 1% जो मिनोरिटीज है, उनको संरक्षण की जरूरत है, अगर है तो। बिल्कुल। तो अब ये कहा गया कि मिनोरिटीज के लिए ये करा जा रहा है, तो अब हलाल शब्द जो है, जैसे मैंने पहले कहा, वो एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, जायज। तो आपका जायज जरूरी नहीं मेरा जायज हो। सही बात है। तो ये जो जायज हमारे ऊपर ये कह के लादा जा रहा था कि आपका भी जायज है, भैया मेरा नहीं है। और जहां तक सिख पंथ की बात है, हमारे यहाँ आदिकाल से मांसाहारी और शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के अखेट होते रहे। तो हमारे यहाँ जो पद्धति थी मांस की, जैसे आदिवासी थे, जो भी था, जो लोग मांसाहारी थे, वो बलि पद्धति से झटके से मांस लेते थे। इस्लाम आया तो अपने साथ वो हलाल की पद्धति लाया, यानी जायज की, परमिसिबल की। वो उनका परमिसिबल था, जो कालांतर में मेरे को ये समझ आ गया या मुझे ये समझा दिया गया कि ये आपका जी। अब इसमें जब हम इतिहास में आगे बढ़ते हैं, तो जब सिख गुरुओं का समय आया, जब वो थे, तो उन्होंने इस बात को बिल्कुल क्लैरिफाई करा कि हमको ये नहीं खाने का। और सिख पंथ में 4 वज्र को रहते हैं, यानी सिंस कहना चाहिए कि ड्रेडफुल सिंस जी, जिसमें से एक ये है कि आपको पुट्ठा मांस, हलाल मांस नहीं खाना। तो अगर मिनोरिटी के नाम से दिया जा रहा है कि उस मिनोरिटी को फ्लरिश करने का अधिकार है, तो क्या केवल एक मिनोरिटी को ही है? और जो मेजॉरिटी है, क्या उसको फ्लरिश करने का अधिकार नहीं? तो इसको मैं इस तरह देखता हूं कि इसको धर्म के ऊपर जो जोड़ा जा रहा है, उसमें भी डिस्क्रिमिनेशन, जो एक स्टेप हम आगे बढ़े हैं। गर्वित भाई दिल्ली के दक्षिण भाग से आते हैं, दिल्ली की दक्षिण ओर से आते हैं, और दक्षिण दिल्ली में एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है, जिसमें दुकानों के बाहर आप झटका मांस बेच रहे हैं, हलाल बेच रहे हैं, वो स्पेसिफाई करना आवश्यक, अनिवार्य कर दिया गया। इसका सिग्निफिकेंस क्या है और इसका इम्पैक्ट कितना? देखिए, पहले कुछ समय पहले तक केवल या तो म्यूनिसिपैलिटी अपने स्लॉटर हाउसेस में एक सर्टिफिकेट देती थी, सर्टिफिकेट भी नहीं, लाइसेंस देती थी कि आप झटका काट के हलाल काटिए। उसके बाहर केवल हलाल सर्टिफिकेशन। पिछले कुछ सालों से हम झटका सर्टिफिकेशन अथॉरिटी लेके आए और हमने झटके की पैरेलल सर्टिफिकेशन शुरू की। अब इसको बड़ा समझने वाली बात है कि यदि उस पे कोई भी कुछ लिखा हुआ है, अगर हलाल लिखा हुआ है तो वो क्लियर है कि वो हलाल है। यदि कुछ नहीं लिखा हुआ तो वो एक ग्रे एरिया हो जाता है। बिल्कुल, उसमें जो हमारा मुसलमान है वो भी कंफ्यूजन में है, और जो नॉन मुस्लिम है वो भी कंफ्यूजन। तो अब दोनों में से एक यदि, और ये मुसलमानों के लिए भी बहुत अच्छा है, यदि झटका लगा हुआ है तो उसको कम से कम ये पता है मेरे को ये नहीं खाना। और हलाल का सर्टिफिकेट तो पहले चल ही रहा था, तो हमें ये पता था नहीं, हमको ये नहीं खाना।
पर एक ग्रे एरिया था, बहुत सारे लोग कुछ लगाते ही नहीं थे, कोई ऐसा लॉ नहीं था किसी ने लगाया, केवल बूचर शॉप पे था या स्लॉटर हाउस में था, मगर वो रेस्टोरेंट जो ला रहा है वो कहाँ से ला रहा है इसकी कोई वो नहीं थी, उसको कुछ अंडरटेकिंग नहीं देनी पड़ती थी कहाँ से। अब यह है चाहे ढाबा हो चाहे 5 स्टार हो, ईटरी हो या कुछ भी हो, उन सबको ये एक सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, उनको ये डिस्प्ले करना पड़ेगा कि वो हलाल है, हलाल बेच रहे हैं, ये झटका बेच रहे हैं। पर सर ये तो मीट की बात हो गई, मतलब स्पेसिफिकली मीट की बात हो गई, बट हलाल मीट से बहुत आगे जाके मतलब ईंट पत्थर मिट्टी रेस्टोरेंट सब कुछ हलाल होता जा रहा है, उसका एक अलग से इकोसिस्टम बन रहा है, उसके ऊपर आप क्या बोलेंगे? नहीं होता जा रहा, नहीं, ये शुरू से हो चुका जी, क्योंकि इस्लाम की पैथोलॉजी में ही, बनावट में ही हर चीज डूज और डोंट्स में डिसाइडेड है, हलाल या हराम। और जो हलाल नहीं है वो हराम है, और जो हराम नहीं है वो हलाल है, उसमें कोई ग्रे एरिया बहुत कम है या है ही। ये एक अलग बात है कि हलाल हराम भी समय समय में बदलते रहते हैं सुविधा अनुसार। जैसे जिस कैमरे के आगे आज हम बैठे हैं और टीवी डिबेट्स बहुत होती हैं, किसी समय में ये कैमरा भी हराम था, तस्वीर खिंचानी भी हराम थी, और लाउड स्पीकर हराम था, प्रिंटिंग प्रेस हराम थी, चश्मा हराम था जी। मगर अब सुविधा अनुसार वो ना केवल हराम से हलाल हो गए, वो तो सुपर हलाल हो गए। आज झगड़ा होता है कि मैं इतना ऊंचा और लाउड स्पीकर लगाऊंगा, कौन रोक सकता है जी। तो जब हम जायज ना जायज की बात करते हैं तो वो केवल मांस के ऊपर नहीं है, और अगर हम खाने पे आ जाए या किसी और चीज पे आ जाए तो जो शाकाहारी है वो मांसाहारी से भी ज्यादा हलाल तंत्र में, हलाल माफिया में फंसा हुआ जी, वो और भी ज्यादा मजबूत है। इसका एक उदाहरण ये है कि आज दिल्ली की मार्केट में, भारत की मार्केट में, विश्व की मार्केट में लगभग हलाल का कब्जा लगता है कि उसको उसके अनुसार का मांस नहीं मिल रहा तो मांस खाना छोड़ भी सकता है जी। या मान लीजिए कोई दिल्ली में आया हुआ है तो 4 दिन के लिए तो नहीं खाएगा जी। अपने गांव जाएगा तो अपना बकरा झटकाएगा या वहां का खटी चलेगा। परंतु जब यही स्थिति गैर मीट चीजों पे आ जाती है, जो जिसमें आटा चावल दाल पानी दवा जी, ये सब कुछ है, ऑक्सीजन सिलेंडर, हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस, यहाँ तक के टॉयलेट्स और टॉयलेट कमोड्स जी। तो अब वो अगर मैं हलाल का अर्थ है आप एक टैक्स दे रहे हैं, एक व्यवस्था को जजिया दे रहे हैं जी, और यदि मैं वो नहीं देना चाहता तो उस स्थिति में मैं मांस खाना तो छोड़ सकता हूँ जी, मगर क्या मैं ये आलू की चिप्स भी छोड़ सकता हूँ खाने? चलिए ये तो चिप्स है, छोड़ दिए, पर मैं आलू भी छोड़ सकता हूँ, चलो आलू भी छोड़ दिया, पर मेरा शाकाहारी का आलू चावल पानी क्या क्या छोड़ेंगे और क्यों छोड़ेंगे? तो इसलिए शाकाहार के ऊपर जो हलाल आया वो मांसाहार से भी ज्यादा घातक है जी, क्योंकि उसमें से आपको बचने की कोई गुंजाइश नहीं है। आपने ऐसी दवा लेनी है जो आपके लिए लाइफ सेविंग ड्रग है, यानी जिंदा रहना है तो आपको इस्लाम को टैक्स देना ही पड़ेगा जी। थोड़ा सा मैं यहाँ पे ये कहूंगा कि औरंगजेब का जो जजिया था वो इससे अच्छा था कंपैरेटिव जब होता है बड़ी लकीर, कम से कम वो आपको पता तो था आप दे रहे जी, बिल्कुल। और नहीं देना चाहते तो आप तलवार लेके खड़े हो जाते थे। तो यहाँ पे तो पता भी नहीं है और गर्दन भी कट रही है, हलाल हुए जा रहे हैं और तुम्हें पता नहीं, तो वो कम से कम झटका तो करता था जी। जी, कुछ प्रश्न हम अगर लेना चाहें, लोग क्या पूछ रहे हैं? मैं उस पे आने से पहले इसमें एक चीज और ये पूछना चाहता हूँ, जैसे अभी इसके बारे में मैं पढ़ रहा था जब, तो मुझे पता चला कि बहुत सारे ऐसे तंत्र हैं जो हलाल सर्टिफिकेट देते हैं जी। अब हलाल सर्टिफिकेट, मान लो मेरी एक कंपनी है, मुझे उस कंपनी के लिए हलाल सर्टिफिकेट चाहिए, तो सालाना हर साल में उनको 10,000 20,000 15,000 जो भी एक टैक्स होता है वो देता हूँ। अब उसके बाद मेरे को वो हलाल सर्टिफिकेट देते हैं। अब वो जो पैसा मैंने उन्हें दिया, उस पैसे का वो जो दुरुपयोग कहें या उपयोग कहें, उनके हिसाब से सदुपयोग है, हमारे हिसाब से दुरुपयोग है,
तो वो ऐसे कामों में करते हैं कि मतलब वो जो संस्थाएं हैं जो मुझे हलाल का सर्टिफिकेट दे रही हैं, वो केस लड़ रही हैं किसके, राम मंदिर के अगेंस्ट केस लड़ रही हैं, वो बहुत सारे 26/11 के टेररिस्ट को बचाने के लिए केस लड़ रही हैं। तो और बहुत सारी इस तरीके की चीजें हो रही हैं। तो इस विषय में आप क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ पे एक मेरे को हमारी एयरफोर्स का कई जगह स्लोगन होता है, डिफाइंग ग्रेविटी। जी। यहाँ पे तो डिफाइंग मैथमेटिक्स है। ये एक बड़ा अजीब सी बात है। ये अगर 50 रुपए का फॉर एग्जाम्पल ये डिब्बा है, या ये फ्रूट एंड नट्स चॉकलेट्स का डिब्बा है, इस पे हलाल सर्टिफाइड है, इसका प्राइस शायद 100 रुपए या 200 रुपए कुछ ऐसे है, 200 रुपए जी। तो डिफाइंग मैथमेटिक्स क्या है? इस 200 रुपए के अंदर 5 रुपए 10 रुपए मेरा टैक्स होगा, मगर इस 200 रुपए में शायद मेरा 300 रुपए टैक्स आ रहा है। ये मतलब एक बड़ी अजीब सी बात है कि 200 रुपए खर्च के 300 कैसे टैक्स आ रहा है? खर्चा तो 200, तो 199 तक ही टैक्स हो सकता है, कुछ तो प्रोडक्ट भी होगा जी। अब फॉर एग्जाम्पल एक रेस्टोरेंट है जी, जिसमें एक आइटम है चिकन कड़ी, मीट पे में वो प्रोडक्ट, वो मेन्यू कार्ड में वो सर्टिफाइड है कि हलाल सर्टिफाइड मेन्यू में ये हम मीट बेच रहे हैं जी। ये तो हो गया बेचने की बात। मगर अगर वो एस्टेब्लिशमेंट हलाल सर्टिफाइड है जी, तो वो जहां से खरीद रही है, से सूप बना रहे हैं, उसमें चीनी डलती है, अब वो चीनी का बोरा जहां से आ रहा है वो भी हलाल सर्टिफाइड कंपनी से आएगा, तो ये रेस्टोरेंट हलाल सर्टिफाइड, पूरी सप्लाई चेन। तो मैंने तो 100 रुपए का फॉर एग्जाम्पल एक लिया जी, कुछ खाने की आइटम ली, आलू गोभी ली या चिकन लिया, तो 5 रुपए तो मेरा टैक्स डायरेक्ट वहीं कट गया। फिर वो जो आया है वो कैसे आया है? वो एक ऐसी कंपनी से आया है जो हलाल सर्टिफाइड है, यानी 5 रुपए उसने भी दिया होगा। अब जो हलाल सर्टिफाइड चीनी बेच रहा है उसको कैसे मिलेगा? जो वो बोरा खरीद रहा है वो भी हलाल सर्टिफाइड है जी। तो यानी ये करते करते मतलब पूरी प्रोसेस में तो ये 200 का, ये तो मतलब एक वो हो गया 200 का 300 ना सही, मगर कम से कम इतना कम भी नहीं है जितना हम समझ रहे हैं जी। दिस इज हलालोनॉमिक्स, एक इकोनॉमिक सिस्टम क्रिएट किया गया है जी, काफिरों को बिजनेस से बाहर करके उनको आर्थिक दास बनाने का। और दिस इज मदर ऑफ ऑल जिहाद्स। राइट। कुछ प्रश्न हम लेना चाहेंगे लोगों के, अगर कोई प्रश्न है, जिज्ञासाएं हैं। जिज्ञासाएं तो सबकी यही है कि जोर से बोलो जय श्री राम। सवाल भी बोलो तो भी है। सवाल तो ज्यादा नहीं आए हैं, जोर से बोलो जय श्री राम ही चल रहा है यहाँ पे। जय श्री राम करके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर प्रश्न ये आता है कि जैसे आपने डिफाइंग ग्रेविटी की बात की, तो हम भी इस डिफाइंग ग्रेविटी, तो हम भी ये थोड़ा जानना चाहते हैं कि इस चीज की ग्रेविटी कितनी है और ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा है या कम है, कितना अंदर तक ये हमारे देश को, हमारे धर्म को, सनातन को इम्पैक्ट कर रहे हैं, वो थोड़ा देखिए। जब आप आर्थिक गुलाम हो जाते हैं, दास बन जाते हैं, तो उसके बाद मानसिक गुलामी और सब गुलामियां आने जी। अब ये डिफाइन मैथमेटिक्स कर रहे थे, डिफाइन ह्यूमैनिटी कर रहे थे, तो एक दादागिरी थी जी। इसका काउंटर क्या हुआ कि एक मैं 15-16 साल से एक उसमें लगा हुआ था, डिफाइन दादागिरी। और पिछले कुछ समय से कुछ ऐसे साथी मिले जिनका मैं नाम यहाँ पे लेना चाहूंगा जी। हलाल नियंत्रण मंच बना जी, जिसमें हमारे नेवी के रिटायर्ड ऑफिसर है सिक्का साहब जी, काफी हद तक ये जो एपेटा का काम हुआ उसमें उनका बहुत योगदान है। उन्होंने मंत्रियों से और उनको कन्विंस करा जी, और एक सच बोलना बिल्कुल। तो ये इसी तरह हलाल नियंत्रण मंच में और भी लोग थे जिन्होंने इसको वो करना शुरू करा, और अब ये रिवर्सल ऑफ द इकोसिस्टम हो रहा है।
यदि कोई मुसलमान अपने लिए अपने घर में हलाल काटता है वो एक अलग चीज है। हलाल और हलालोनॉमिक्स एक अलग चीज है। हलालोनॉमिक्स पे हलाल माफिया का जिसका कब्जा है वो काफिर को तो बेवकूफ बना ही रहा है। आज ही एक समाचार आया है कि 40 सालों से एक कंपनी जो हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स दे रही थी वो हलाल था ही मलेशिया में। जी अच्छा। तो उनको भी मूर्ख बनाया जा रहा है जी। और इसमें एक जो बेसिक बात है हलाल कैसे होता है जी, काफिर को रोजगार इतना मिलना नहीं मिलना ये तो है ही है। एक जो बेसिक शर्त है जब हम मीट की बात करते हैं, जब पशु का वध होता है तो उसकी एक शर्त ये भी है कि इसका जो रुख है, किबला है, डायरेक्शन है, ये काबा की तरफ होनी चाहिए। एक बहुत बड़ी मतलब एक बेसिक शर्त है। मगर अभी जो साइंस बता रही है, जो प्रूव करा है सैटेलाइट इमेजेस से, और हालांकि इनका मुसलमानों का आपस का अंदर का मामला, इसमें हम जैसे कह सकते हैं, मगर उनके वेल विशर होने के नाते जब हमें ये पता लगता है कि उनसे धोखा हो रहा है, उन्हीं के लोग धोखा दे रहे हैं, तो ये एक बात सामने आई कि जहां पे आज काबा स्थित है मक्का में, ओरिजिनल काबा यहाँ पे नहीं, यहाँ से 400 मील दूर पेतरा में था। तो यानी जितना अब तक ये हलाल समझ के कुर्बानियां हुई वो सब हराम निकली। यदि उस पैमाने से हम चले, अगर वो ये सच है, तो इसी तरह मस्जिदों के रुख जो हैं, जो पहली 20 मस्जिदें थी उनके जो रुख थे वो जिस काबा की तरफ थे वो इस मक्का में नहीं है। तो ये सारी चीजें ये देखनी पड़ेंगी, हलाल माफिया मुसलमानों को कैसे मूव करता जी जी, इसीलिए आजकल जन्नत मिलने की रेट थोड़ी सी कम हो रही है। ठीक ठीक। हम अगर बात करें कि किस तरीके से इस चीज को काउंटर किया जा सकता है, जागरूकता क्या इसका समाधान है, या सरकारों को इसका समाधान निकालना है, या अदालतों को इसका समाधान निकालना? देखिए ये बड़ा निजी विषय है जी। कोई सरकार किसी को बाध्य नहीं कर सकती कि जैसे मैं सिख हूं तो मुझे बाध्य नहीं किया जा सकता कि मैं हलाल खाऊं। इसी तरह मुस्लिम को भी आप बाध्य। हालांकि इनडायरेक्ट तरीके से बाध्य ऐसे किया गया पिछली सरकारों में कि जब अवेलेबल ही नहीं है तो आपको बाध्य कर दिया जाएगा। सही बात। अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको उसी सिस्टम से करना पड़ेगा, और एक्सपोर्ट जब होता है तो उसमें से कई बार एक्सपोर्ट सरप्लस भी होता है, ये भी होता है, वो भी होता है, तो वो मार्केट में आएगा। और ऑप्शंस करनी शुरू हो गई इनकी स्लॉटर हाउसेस की, और L1 L2 के उससे चले। ये कोई रेलवे का नट बोल्ट या कोई सड़क बनने का नहीं है कि जिसने सबसे छोटा टेंडर, ये आस्था से जुड़ा हुआ मामला है। कल को कोई मंदिर में आके कोई मौलाना साहब कहते हैं कि साहब मैं पूजा, पंडित जी आपके इतना लेते हैं, मैं इससे आधे में पूजा करूं, तो क्या हम उसका टेंडर निकालेंगे? ये आस्था है इस पे। तो जितने भी स्लॉटर हाउसेस हैं झटके के, उसको केवल हिंदू ही चला सकता है। हिंदू में वो सिख भी हो सकता है जो उस मान्यता से बंधा हुआ। जी 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 बिल्कुल। तो आप कुछ पूछ रहे हैं? मैं इसमें ये कह रहा था, वैसे तो पूरी पॉलिटिक्स, एंटायर पॉलिटिक्स जो हमारी होती है, या तो माइनॉरिटी या फिर दलित, इसी के बेसिस पे हमारी पूरी पॉलिटिक्स होती है। अब जो झटका चलाते हैं, जो भी झटका स्लॉटर हाउसेस जो भी चलाते हैं, वो प्रीडोमिनेंटली ईदर दे आर सिख्स और दे आर दलित्स। तो यहाँ पे उन दो, एक तो माइनॉरिटी हो गया और एक दलित हो गया, इन दोनों को आप लात मार के एक मेजॉरिटी टाइप माइनॉरिटी को आप वो करते हो, तो उसमें सरकारों को देखना चाहिए या उसको थोड़ा करना चाहिए कि भाई ये एक्चुअल माइनॉरिटी है। बिल्कुल बिल्कुल। खटिक समाज, जैसा कि हम लोग जानते हैं, इस चीज से अधिकतर जुड़े हुए हैं, और सिख समाज के लोग जुड़े हुए हैं। तो क्या कारण है कि उन लोगों को जिन्हें हम दलित मानते हैं, पिछड़ा मानते हैं, उनकी अनदेखी करते हुए एक प्रिविलेज्ड माइनॉरिटी को इतना ज्यादा यहाँ पर प्रोत्साहन दिया जाता है? हमारी उदारता, अति उदारता और आत्मघाती उदारता, ये 3 चीजें हैं जिसने हमें इस हाल पे लाके खड़ा कर दिया। तो
यदि हम उदार तो रहना चाहते हैं, अति उदार भी रहना चाहते हैं, मगर सुसाइडल टेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। हम आत्मघाती को जब बन जाते हैं, अगर हमने इसकी सिर्फ दो सॉल्यूशंस हैं, कोई लंबा चौड़ा एक शब्द है, बॉयकॉट हलाल। आप हलाल ना लीजिए, जो लेता है, जिसकी मान्यता है, उसको लेने दीजिए। तो ये इंडस्ट्री खुद आज जो ओवरऑल, मैं मीट की नहीं, मैं टोटलिटी की बात कर रहा हूं, ये भारत में और विश्व के लगभग आंकड़े एक जैसे हैं परसेंटेज में। 5 लाख करोड़ की हलाल इकोनॉमिक्स है जी। जिसमें से अब हम बाइंग कैपेसिटी देखें तो मुस्लिम्स की एवरेज बाइंग कैपेसिटी 15, 16, 17% है, इससे ज्यादा नहीं है। तो यानी 100 रुपए में से 85 रुपए का सामान तो मैं खुद खरीदता हूं, अपनी सुपारी खुद देता हूं। अब क्योंकि वो जो आप जैसे बता रहे थे, वो जो हलाल सर्टिफाइंग एजेंसी है, वो उन सब चीजों को सपोर्ट कर रही है जो मानवता के, हिंदुत्व के नहीं, मानवता के विरोध में, हिंदुत्व के विरोध में तो है ही है, मानवता के विरोध में, ईसाइयत के विरोध में है। इसीलिए चर्चेज ऑफ केरला ने, बेल्जियम ने, पोलैंड ने ये बात बैन कराया, क्योंकि ये पीड़ादायक सिस्टम है जहां तक मास की है। और कुछ कंट्रीज ने इन टोटलिटी हलाल को बैन कर दिया या उसके उस पे चले, क्योंकि ये मानवता विरोधी है, डिस्क्रिमिनेटरी है। तो हम इसका एक ही है, इसमें अदालत का विषय नहीं है। और पीछे अदालत पे हम लोग गए थे, मतलब हमारे कुछ साथी गए थे जो झटके से बड़े प्रेरित थे, तो अदालत का ये कहना था कि ये हमारा मामला नहीं, और क्या था ये तो मेरे को डिसाइड कर। जिस दिन मेरे अंदर अवेयरनेस आ गई और उस पर इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया, तो आपका इकोसिस्टम जो इसके ऊपर एक डाका डाला जा रहा है, आप उसको रोक लें। पर यहाँ पे सबसे बड़ा एक इशू जो मुझे दिखाई पड़ता है वो है फिजिबिलिटी की। मतलब जब सब कुछ ही, चावल से लेके चीनी तक सब कुछ हलाल है, तो मैं बाजार जाता हूँ, दुकान में जाता हूँ, मेरे को चीनी दिखती है तो वो हलाल वाली चीनी दिखती है, तो मैं करूं क्या? देखिए, ये जो टग ऑफ वॉर, रस्सा कशी जी, रस्सा हमारे हाथ से पूरा नहीं, काफी निकल चुका है, जी, सिरा बाकी है। हम इसको केवल एक ही, हमें फिर मैं यही, कोई हमें लाठी, बंदूक, अदालत, सरकार, किसी की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपनी आत्मा की आवाज सुननी, और उससे हमको ये नहीं लेना, ये हो गए। आप जो बात कह रहे हैं मांस पे तो चलेगी, मांस मैंने छोड़ दिया, आप वही बात कर रहे हैं आटा, तो आटा अभी दूसरे 4 में से 2 ब्रांड दूसरे भी है। जिस दिन आप वो ब्रांड लेना छोड़ देंगे, तो अभी एक हमारे शर्मा जी हैं, मैं नाम नहीं लूंगा उनका फर्स्ट, क्योंकि कई चीजें हो जाती जी, हैं। जी, एक डेयरी से उन्होंने, जिसका बड़ा हिंदूवादी नाम था, कि किसी हमारे भगवान के नाम पे नाम था, उससे डेयरी से घी मंगवाया दीपावली पे। और घी जब आया, उन्होंने घी के दिए जलाने थे, वो हलाल सर्टिफाइड था। उन्होंने इस पे प्रोटेस्ट किया, तो पहले जैसे होता है, ज्ञान बांटा गया कि इसमें क्या हर्ज है, ये तो बहुत अच्छा है, गंगा जमुनी, हाँ, वो तरह गंगा जमुना वगैरह वगैरह, भाईचारा। पर जब वो नहीं हटे, तो उन्होंने कन्विंस किया कि आप गलत कर रहे हैं। तो उस कंपनी ने कहा कि देखिए, दीपावली का समय हमें मत छेड़ो, और इसके बाद हम इसको रखेंगे। और उन्होंने इसका, जहां तक हमें पता है, अब वो हलाल सर्टिफाइड नहीं ले रहे। इसको वेरीफाई करना है, क्योंकि इसमें गर्वित जी का एक निजी तौर पे इसमें एक योगदान था। इस पर्टिकुलर एपिसोड की मैं बात कर रहा हूं, जो ये शर्मा जी ने करा। तो अगर वो ऐसा नहीं कर रहे, तो हमें अपने इकोसिस्टम से उस कंपनी को सपोर्ट करना है जो हलाल के चुंगल से बाहर आ रही है। जैसे कोई बच्चा गलत संगति से बाहर आता है, तो परिवार का एक दायित्व बनता है उसको सपोर्ट करना। तो हमें इन सिस्टम्स को सपोर्ट करना है, रोकना टोकना भी नहीं है। जिसकी मान्यता यह है कि मेरे को ऐसे ही कटा हुआ लेना, तो वो ले। अभी वो हमको सिर्फ अपनी बात करनी है।
तो आपने देखा कि हलाल क्या है, हलाल इकोनॉमिक्स क्या है, हलाल इकोसिस्टम क्या है, ये कितनी गहरी जड़ें हमारे समाज में बना चुका है, कितना बड़ा खतरा हमारे देश के लिए है, हमारे धर्म के लिए है, हमारी सनातन संस्कृति के लिए है। तो जो बातें भी आज कही गई कि जागरूकता, खुद जागरूक रहिए, अपने परिवार को, बच्चों को जागरूक कीजिए, जागरूकता और लोगों में लाइए, और यही बिना हथियार की लड़ाई हमें इस मुहिम में लड़नी है। और रवि रंजन जी जैसे लोगों का, जिन्होंने अपना जीवन पूरा इस चीज में लगा दिया है, उन लोगों का मैं अभिवादन करना चाहूंगा, साधुवाद देना चाहूंगा कि हम लोग को भी जागरूक कर रहे हैं और देश के लिए एक बहुत बड़ी सेवा का काम कर रहे हैं। आप सभी को धन्यवाद। धन्यवाद साथ में गर्वित भाई का भी कि उन्होंने इस परिचर्चा में अपना योगदान दिया। आशा करते हैं कि आप भी हलाल के इस महत्व को समझेंगे और हमें अपने देश की संस्कृति को बचाने में योगदान देंगे। धन्यवाद, नमस्कार।